Good morning student. Today I am going to teach you chapter 17 in civics is federalism. Federalism का मतलब क्या है? समत्ववाद. ठीक है. Federalism क्या है? See page number 266. Federalism means sharing power among the central and non-central authorities. फेडरलिज्म का मतलब है, इससे पहले मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था पावर शेयरिंग, जहाँ पे आपने देखा शक्तियों का विभाजन, यानी गवर्नमेंट या सरकार अपनी शक्तियों का विभाजन तीन स्तर पे किया था. ठीक है, लेजिस्लेचर हो गया था, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियल. उसके बाद क्या था? लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट था, स्टेट, यूनियन, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल और क्या दिया हुआ था लास्ट में? कम्युनिटी लेवल. तो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल में कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर्स आते हैं, कौन कौन सी विषय वस्तु होती है जिस पे सरकार काम करता है, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है और उसमें आपको ये सब बताया जाएगा. सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है फेडरलिज्म. भारत क्या है? भारत में क्या है? एक फेडरल कंट्री है. तो फेडरलिज्म मीन्स शेयरिंग पावर अमंग द सेंट्रल एंड नॉन सेंट्रल अथॉरिटीज, यानी शक्तियों का विभाजन केंद्र में और जो नॉन सेंट्रल अथॉरिटीज है उसमें कर दिया जाए, तो यही फेडरलिज्म कहलाता है. इट वर्क्स इन बिग कंट्रीज, ये ज्यादातर बड़े बड़ी कंट्रीज या देशों में काम करता है ये सिस्टम. एज वेल एज इन कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी इन रिस्पेक्ट टू रेशियल, या ऐसी जगह जहां बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं, जिस देश में विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, जैसे भारत में भी डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर, रिलीजन, रेस एंड कास्टिज्म के लोग रहते हैं. तो ये ज्यादातर फेडरलिज्म कहाँ वर्क करता है? ठीक है, जब बड़ी बड़ी कंट्रीज में जहाँ पे डाइवर्सिटी हो. ठीक है, डाइवर्सिटी किन मायने में हो? रेशियल, रिलीजियस, कल्चरल और लैंग्वेज, विभिन्न प्रकार की भाषाओं के लोग, संस्कृति के लोग, कलर के लोग, कास्ट के लोग या धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ पे फेडरलिज्म काम करता है. ये शक्तियों का विभाजन है जो दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, सेंट्रल एंड नॉन सेंट्रल अथॉरिटीज. It makes it difficult to be effectively managed through only one level of government. क्यों? जहाँ पर जिस देश में इतनी सारी विविधताएं पाई जाती हो, उस देश में केवल एक सरकार ही इन सभी लोगों के बारे में या उनके हित के बारे में आसानी से फैसले नहीं ले सकती, कोई पॉलिसी या नियम नहीं बना सकती, कोई ना कोई त्रुटियां रह सकती हैं. ठीक है, लोगों को समान रूप से अधिकार नहीं मिल पाएंगे. ठीक है, इसलिए समानता को बनाए रखने के लिए समाज में क्या है? शक्तियों का विभाजन किया गया है, ताकि अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग विषय वस्तु को देखे. Different level of the government are formed to have broad-based participation of the people. क्योंकि अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या करेगी? लोगों के बारे में अलग अलग एडवाइस और पार्टिसिपेशन कर सकेगी, ताकि एक अच्छा निष्कर्ष निकलकर सामने आए. The vertical division of power sharing and different level of government is one of the major form of power sharing in modern democracy. It is commonly regarded as federalism. यदि आप 267 पेज नंबर पे देखें तो यहाँ पे नेशनल पावर्स दिया हुआ है, शेयर्ड पावर्स और स्टेट पावर्स दिया है कि शक्तियों का अलग अलग क्या क्या विभाजन है और वो क्या क्या करते हैं. फेडरलिज्म देखिए, कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. A federation has two level of government. One is the government for the entire country. यहाँ पे दो तरह की गवर्नमेंट या सरकार के अंग होते हैं. एक होता है जो पूरे देश को देखता है, यानी वो क्या होता है? केंद्र सरकार जो पूरे देश को देख रहा है. और एक होता है स्टेट लेवल पे, वहाँ पे अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग स्टेट में आपने देखा होगा अलग अलग सीएम होते हैं. ठीक है, तो वो अपने अपने राज्यों को देखते हैं. इस तरह से क्या होता है कि जो शक्तियों का विभाजन है टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट में बढ़ जाता है. फिर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म. फेडरलिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं? डिस्टिंक्टिव फीचर्स दिए हुए हैं. देयर आर टू मोर टायर ऑफ गवर्नमेंट. पहला दिया है यहाँ पे दो तरह की गवर्नमेंट होती है. ठीक है,
सरकार और राज्य सरकार। दूसरा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हैड देयर ओन जुरिडिक्शन रिगार्डिंग लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो अपने हिसाब से अपना अपना जो भी उसे क्षेत्र दिया गया है, जो सीमा दी गई है, वो उसके अंतर्गत अपने खुद के फैसले ले सकता है। वो न्यायपालिका से जुड़े हो सकते हैं, जुरिडिक्शन, फिर आपका दिया है लेजिस्लेचर से रिलेटेड हो सकते हैं, टैक्स क्या लगाएगा वो ले सकता है, और कैसे वहां का पालन भरण पोषण या पालन पोषण हो, एडमिनिस्ट्रेशन या प्रबंधन कार्य कैसे हो। ठीक है, तो केंद्र सरकार अपने राज्यों अपने पूरे देश को देखेगी और राज्य सरकार अपने लिमिटेड क्षेत्र को देखेगी, अपने राज्य को देखेगी, और केंद्र पूरे देश के लिए। थर्ड पॉइंट देखिए, द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच आवर गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूएंटली गारंटीड। ठीक है, जो भी अथॉरिटी या शक्ति उन्हें दी गई है वो संवैधानिक होती है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। The changes in the fundamental provision of the Constitution require the consent of both level of government. यदि संविधान में किसी भी तरह की नया कोई भी प्रावधान पारित करना हो, कोई नया कानून बनाना हो, या पहले से कोई कुछ प्रोविजन जो भी दिए हैं उनको हटा कर या कुछ उसमें अमेंडमेंट्स करने हो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ऐसे कंडीशन में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों लोग मिलकर फैसला करते हैं। कोई एक व्यक्ति या कोई एक इंस्टीट्यूशन फैसला नहीं कर सकता। फिफ्थ पॉइंट देखिए, द सुप्रीम कोर्ट प्लेज द रोल ऑफ एन अंपायर। कोर्ट्स प्ले की रोल टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसी कंडीशन में न्यायपालिका या जुरिडिक्शन ये हमें बताती है कि आपकी क्या क्या पावर्स हैं, आपकी क्या शक्ति है, वो इंटरप्रेट करती है, और पूरा एम्पायर पूरा वही देखती है। यदि किसी भी रूप में आप गलत पाए गए तो कोई भी असंवैधानिक कार्य पाया गया, चाहे वो राजा हो, देश का प्रधानमंत्री हो या कोई आम आदमी, न्यायपालिका उसे सजा दे सकती है। सिक्स्थ देखिए, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली मेंशन्ड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम आपके क्या क्या होंगे, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, उनके कहाँ से वो अपना रेवेन्यू कलेक्ट होंगे, ये चीजें भी निगत की गई हैं। किस जगह से आपको रेवेन्यू कलेक्शन करना है। 8th पॉइंट देखिए, एट द सेम टाइम इट accommodates regional diversity and idea federal system of government must have nest trust and agreement to live together। रीजनल डाइवर्सिटीज हो सकती हैं, जैसे अलग राज्य में अलग कल्चर या बोली या भाषा के लोग हो सकते हैं, तो उस हिसाब से सरकार वहाँ फैसले ले सकती है, कुछ ना कुछ नियम बना सकती है, उसे केंद्र सरकार को भी फॉलो करना पड़ेगा या मानना पड़ेगा। बैलेंसिंग पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट टॉपिक देखिए कि कुछ शक्तियां होती हैं जिसमें हमें बैलेंस बनाना पड़ता है, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इन द फर्स्ट टाइम स्टेट कम टुगेदर ऑन देयर ओन फॉर्म अ बिगर यूनिट एंड दे हैव अ इक्वल पावर एंड इक्वल स्ट्रॉन्ग बाय वर्सा फेडरल गवर्नमेंट। दे आर कमिंग टुगेदर सो दैट द पूलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेन आइडेंटिटी they can increase the security। US, Switzerland, Australia coming together federation। कह रहे हैं यदि देश के अहित की बात आए, उसमें देश के अहित की बात है, ऐसे कंडीशन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर फैसला करते हैं। सामाजिक कोई भी चीजें गतिविधियां घटित हो, ऐसे कंडीशन में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर फैसला करते हैं। ठीक है, ताकि चीजें क्या हो सके, बैलेंस हो सके। नेक्स्ट आप देखिए पेज नंबर 268 पे दिया है, इंडिया एज अ फेडरल कंट्री। भारत क्या है, एक संघ है। क्यों इसे राज्यों का एक संघ कहा गया है? ठीक है, इसलिए भारत को फेडरल कंट्री कहा गया है। यहाँ पे द यूनियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेकंड पॉइंट दिया द स्टेट गवर्नमेंट, ये सभी मिलकर कार्य करते हैं। यूनियन लिस्ट देखिए क्या क्या चीज है। यूनियन लिस्ट में बहुत सारी चीज दी गई है। जो पहला आपको दिया हुआ है अफेयर्स, रीजन अफेयर।
रीजन यानी क्षेत्र में किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, इन सभी चीजों को देखना। सेकंड है बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी चीजें होती वो देखना। उसके बाद है कम्युनिकेशन, सांप्रदायिकता से रिलेटेड कुछ चीजें, करेंसी है, इस तरह की जो भी चीजें हैं वो सब यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आती हैं। फिर स्टेट लिस्ट आपकी दी हुई है। स्टेट लिस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, सच एज पुलिस है, पुलिस से रिलेटेड कोई भी कानून नियम या कुछ भी करना है, ट्रेड हो गए, व्यापारिक चीजें, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारे सब्जेक्ट लिस्ट किसके हैं, स्टेट के। फिर एक कॉन्करेंट लिस्ट आपको दी गई है, ये क्या है, इसमें है इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बोथ द यूनियन गवर्नमेंट। बहुत यूनियन गवर्नमेंट क्या होती है, जैसे हम किसी चीज की यूनियन बना लें, जैसे कि मजदूरों की यूनियन हो गई, पेट्रोल पंप पे अन्य काम करने, इस तरह के संगठन छोटे छोटे बना लीजिए, उन सब के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, बहुत से कार्य कराते हैं, उसमें भी कुछ उसके लिए भी सरकार प्रावधान करती है। तो कॉन्करेंट लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा। एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड है, यूनियंस, मैरिज, एडॉप्टेशन, इस तरह की बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, there are some unit of Indian Union which enjoy very little power। कुछ ऐसी यूनियन हैं जो कम पावर एंजॉय करती हैं, ये कम उनके पास शक्तियां नहीं है। These are area which are too small, जो कि काफी क्षेत्रफल क्या है वहाँ का छोटा है, जनसंख्या कम है। They are called the independent state, but which could not be emerged with any the existing state। वो किसी और स्टेट से मिली नहीं होती, वो अपने में इंडिपेंडेंट स्टेट्स कहलाती, वहाँ खुद अपना सरकार चलती है। There are likely Chandigarh, Lakshadweep, Delhi are called the union territories। These are the territories do not have the power of state। यहाँ पे राज्य का कोई और पावर नहीं है। The central government has especially power in running these area। यहाँ पे क्या करती है, केंद्र सरकार काम करती है। कहने का मतलब है जितनी भी आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पर किसका अधिकार होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो ही देखते हैं, क्योंकि इनका क्षेत्रफल कम है, इनके लिए अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, इनके सब्जेक्ट मैटर जो भी हैं उस पर केंद्र सरकार कार्य करती है। नेक्स्ट आप देखिए, इसके बाद दिया हुआ है जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस। ऑल स्टेट इन इंडिया डू नॉट एंजॉय द सेम पावर। स्टेट लाइक जम्मू एंड कश्मीर, यदि जम्मू और कश्मीर की बात की जाए, एंजॉय स्पेशल स्टेटस, इसका अलग सा स्टेटस है, क्या है, एंड हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। Many provisions of the Indian Constitution are not applicable to the state of Jammu and Kashmir। भारत में किए जाने वाले बहुत सारे संवैधानिक प्रावधान ऐसे हैं जो जम्मू और कश्मीर में क्या होते हैं, उनका कोई भी यूज नहीं होता या वो वहाँ मान्य नहीं है। विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली, जबकि वहाँ की स्टेट असेंबली जब तक अप्रूव ना कर दे। Residents of other states of India cannot buy land or house in this state। कह रहे हैं कि भारत में किसी और राज्य का कोई भी व्यक्ति जम्मू व कश्मीर में क्या कर सकता है, जमीन नहीं खरीद सकता या जमीन खरीद कर वहाँ नहीं रह सकता। Similar provision exist for some other state of India as well। इस तरह से और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो भारत के कुछ राज्यों में हैं, ठीक है। What makes India a federation? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसने भारत को फेडरेशन या संघ बना दिया है। पहला है डिवीजन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का विभाजन। शक्तियां क्या हैं, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट में बटी हुई है, स्टेट लेवल, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल एंड कम्युनिटी, और यू कैन से यूनियन लेवल। सेकंड इज दैट रिटन एंड रिगार्ड कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित तौर पे है और विस्तृत है। फिर एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारी अपनी खुद की न्यायपालिका है जो खुद में स्वतंत्र है, ठीक है, वो अपने फैसले ले सकती है, सिर्फ पर किसी भी और का कोई भी हस्तक्षेप, किसी और सरकार का कोई भी प्रभाव नहीं है। फोर्थ है एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, हमारा इलेक्शन कमीशन है जो हर बार इलेक्शन साइड करवाता है। फिर दिया है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। Constitution provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient
sufficient. The real success of the federalism in India can be attributed to the nature of democratic qualities of our country. क्या है फेडरेशन का मतलब क्या दिया हुआ है कि फेडरेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रावधान होने जरूरी है, लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र है, बट कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी वजह से बहुत सारे मुद्दे देश में उठते हैं, ठीक है, और पूरी तरह से हम फेडरल नहीं है, पूरी तरह से हर एक व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पाता। कहने का मतलब ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स की बात की जा रही है। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक क्वालिटीज इन आवर कंट्री। इन 1947 आफ्टर द इंडिपेंडेंस द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट वर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट। क्या है जो पुरानी स्टेट्स बाउंड्रीज थी, नए जब स्टेट्स बने, एक स्टेट्स में 2 स्टेट बना दिए गए, ऐसी कंडीशन में क्या है नई बाउंड्रीज बन गई देश की, तो कुछ ना कुछ क्या हुआ चेंजेस आए। This was done to ensure that the people who spoke the same language live in the same state। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग एक जैसी भाषा बोलना चाहते हैं वो अपने एक अलग स्टेट में रहना चाहते हैं, दूसरे लोगों से मिलजुल कर नहीं रह पाते। इसलिए कुछ टर्म्स में यदि देखा जाए तो हम फेडरल नहीं है। तो फेडरल का मतलब यहाँ पे क्या है कि जहाँ डाइवर्सिटीज होती है, वहाँ पे जहाँ पे विविधता ज़्यादा पाई जाती है वहाँ फेडरल स्टेट होता है। वो भाषा को लेकर हो सकता है, धर्म को लेकर हो सकता है, लेकिन इस तरह की चीज़ों में क्या होता है कि कुछ स्टेट्स में भाषा को लेकर डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं, और आपने देखा होगा दो स्टेट्स, एक स्टेट्स के 2 स्टेट्स बन जाते हैं, उनकी सीमा रेखाएं भी फिर चेंजेस हो जाती हैं। तो ये आपका लिंग्विस्टिक हो गया। फिर लैंग्वेज पॉलिसी देखिए यहाँ पे दी हुई है। लैंग्वेज पॉलिसी में भी ये कि भाषा का क्या है, अगर डिफरेंशिएशन हो जाए तो ऐसी कंडीशन में भी चेंजेस आ जाते हैं। सेंट्रल स्टेट रिलेशन देखिए, सेंट्रल और स्टेट रिलेशन में यदि कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए तो उससे भी शक्तियों का हजम का असर पड़ता है। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया दिया हुआ है। डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया मैंने आपको इससे पहले जो भी चैप्टर था पावर शेयरिंग उसमें बताया होगा, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। When power is taken away from central and state government and given to the local government, it is called a decentralization। कह रहे हैं यदि शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकार से लेकर सीधा क्या है थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी लोकल गवर्नमेंट में दे दी जाए तो वो क्या होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया है स्टेट, फिर सेंट्रल, उसके बाद आपका आता है लोकल गवर्नमेंट। अब शक्तियां सबसे पहले यहाँ पे दी जाएंगी, उसके बाद यहाँ पे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं decentralization of power। इसका मतलब है शक्ति या सत्ता का केंद्रीकरण। अब यहाँ पे देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पे 29 स्टेट्स हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। स्टेट्स में स्टेट्स अपना देखता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरीज दोनों देखती है। लोकल गवर्नमेंट में आपका पंचायती राज सिस्टम या गांव वगैरह आ जाते हैं, उनके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो पेज नंबर 272 आपका लोकल गवर्नमेंट देखिए। दिस इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन लिस्ट या कम्युनिटी या हम इसे लोकल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। ये तीसरा अंग है सरकार का। द लोकल गवर्नमेंट इंक्लूड पंचायती इन विलेजेस एंड म्युनिसिपैलिटीज इन अर्बन। यदि गांव की बात की जाए तो पंचायती सिस्टम, और यदि शहर की बात की जाए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, या ये सभी जो होते हैं ये सभी थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं। But elections were not held regularly and local government were not given any power by the state government। कह रहे हैं यहाँ पे जो भी इलेक्शंस होते हैं वो रेगुलरली नहीं
और स्टेट गवर्नमेंट इन्हें शक्ति देती किसे, लोकल गवर्नमेंट्स को, ठीक है। A major step toward decentralization was taken in 1992. 1992 में बहुत सारे मेजर स्टेप्स लिए गए। कौन कौन से थे? फर्स्ट देखिए, इट इज कॉन्स्टिट्यूएंटली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। क्या कहा गया है कि लोकल बॉडीज के लिए रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए, 5-5 साल का कार्यकाल है, 5 साल बाद इलेक्शंस होने चाहिए। पंचायत में आप देखते हैं इलेक्शंस होते हैं, पंचायती इलेक्शन या म्युनिसिपल में मेयर के लिए होता है, गांव में प्रधान के लिए चुनाव होते हैं, इस तरह के चुनाव। सेकंड आपको दिया है सीट्स आर रिजर्व इन इलेक्टेड बॉडीज। कह रहे हैं कि गांव में विभिन्न प्रकार के श्रेणी के लोग रहते हैं जो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए भी कुछ रिजर्व सीट रखी जाए ताकि उनके भी लोग आगे आ सके। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है एट लीस्ट 1/3 ऑफ पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। उसके अलावा ये बात की गई कि महिलाओं के लिए भी एक सीट किसकी होनी चाहिए, महिलाओं के लिए होनी चाहिए लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है, वो भी आप रिजर्व हो। फोर्थ है द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। तो अलग अलग स्टेट में इस तरह के इलेक्शन होने चाहिए। स्टेट में जितने भी गाँव होंगे उन गाँव में इलेक्शन होंगे। पंचायती राज सिस्टम देखिए, इन इंडिया रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज। ठीक है, गांव में जो भी शक्तियां राज करती हैं उन्हें पंचायती राज कहा जाता है। ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट हैज ग्राम पंचायत। और सभी जगह क्या होती है, अलग अलग ग्राम पंचायत भी होती है गाँव में। दिस इज काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स पंच। इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है जिसमें अलग अलग मेंबर्स होते हैं, जैसे पंच टाइप के कहा जाता है या एन प्रेसिडेंट टर्म लिया गया, हम सरपंच भी कहते हैं इन्हें गांव का। वी आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द वार्ड और विलेज। इनका इलेक्शन कैसे होता है, गांव में रहने वाले जो भी लोग होते हैं उनके द्वारा इनका इलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर फॉर्म अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। The members of this representative bodies are elected by the पंचायती members। जिला परिषद देखिए, all the पंचायत समिति is a direct together consist the जिला। जो भी पंचायती समिति के लोग होते हैं डायरेक्ट जिला स्तर पे जुड़े हुए थे। Most member of जिला परिषद are elected। Moreover, member of Lok Sabha MLAs that district some of the official direct level bodies। जिला परिषद चेयरपर्सन is the political head, राजनीतिक हेड होता है जिला परिषद। Municipalities देख लीजिए, in big cities there are municipal corporation, both the local governments by elected bodies constitute the people's representatives। Municipal chairperson is the political head of the municipalities, mayor is the political head and the municipal corporation। Overall there are about 36 lakh elected representatives in panchayati municipalities and 1/3 of them are women। इसमें भी क्या दिया हुआ है कि 1/3% में कौन से लोग, एक महिला चुनी जाएंगी और एससी कैंडिडेट्स की सीट भी इसमें रिजर्व होती है। चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लीजिए। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, 8। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे क्लास 10 उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को पढ़ेंगे और समझेंगे। ये नहीं कि मैम ने इतना करा दिया, जितना ज़्यादा आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको लॉन्ग में करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है लॉन्ग में, 3rd करना है, 1st, 2nd, 3rd लॉन्ग में करना है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।